सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पोस्ट आर सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल की यूनिट नंबर 6 जो कि हमारे साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव या टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर जो है आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर में जब इंशाल्लाह आप लोग पोस्ट आर कंप्लीट कर लेंगे और जब आप फिर किसी जगह पर एज अ लेक्चरर के तौर पर काम करेंगे, तो वहाँ पर जब आप फिर अपने स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, बनाएंगे, तो वहाँ पर फिर ये यूनिट जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस देगी। तो इसलिए अगर आप इसको आज यहाँ पर समझेंगे तो आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में या आपके जो कमिंग सेमेस्टर है वहाँ पर जब आप असाइनमेंट देंगे, वहाँ पर जब आप कोई टॉपिक पर जो है आप अपने लेक्चर को तैयार करेंगी, तो ये यूनिट जो है आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। बिगिनिंग विद द एंड इन माइंड। ओके जी, आउटलाइन द सेशन। हमारे साथ इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे साथ मंदरजा झेल है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स किसे कहते हैं और लर्निंग ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है, क्यों हम करते हैं। डिस्कस पर्पसेस ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के मकासद क्या होते हैं, हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्यों करते हैं। इसी तरह से फिर हम डिस्क्राइब करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, राइटिंग स्मार्ट ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है, इसकी अहमियत क्या है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ राइट लर्निंग ऑब्जेक्टिव यूजिंग ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम टेक्सोनॉमी को यूज़ करते हुए लर्निंग ऑब्जेक्टिव किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो इसके हवाले से आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। सही है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं। आवाज़ आप स्टूडेंट्स को आ रही है ना? जी सर, आ रही है। ओके गुड। ओके गुड। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? A learning objective is a statement of what student will be able to do when they have complete instruction. मिसाल के तौर पर मैं अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जब मैं आप स्टूडेंट्स को ये लेक्चर स्टार्ट करने वाला था, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप स्टूडेंट्स को मैंने आपको ये बताया कि इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम मंदरजा झेल ये चीज़ें पढ़ेंगे। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये हमारे साथ वो स्टेटमेंट होता है जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इंशाल्लाह जब मैं आप स्टूडेंट्स को ये पढ़ा दूंगा, आप स्टूडेंट्स को ये सिखा दूंगा, तो इसके बाद फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि फिर आप इन चीज़ों को बजाते खुद कर सकेंगे। तो इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, इस स्टेटमेंट को लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। सही है, समझ आ गई लर्निंग ऑब्जेक्टिव की? जी सर। जी सर। लर्निंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जब हम आपको ये लेक्चर पढ़ा देंगे, आपको मुकम्मल कर देंगे, तो इसके बाद फिर आप इतने काबिल हो जाएंगे, आपको इतनी समझ आ जाएंगी कि जब फिर हम आपसे क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप हमें उस क्वेश्चन के जवाबात आसानी से दे सकेंगे। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट दे डिफाइन द एक्सपेक्टेड गोल ऑफ अ करिकुलम, course, lesson or activity in terms of demonstrable skills or knowledge that will be acquired by a student as a result of instruction is called learning objective. लर्निंग ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे करिकुलम के जो गोल्स होते हैं, जो एक्सपेक्टेड गोल होते हैं, मतलब हमारे करिकुलम में आप पोस्ट आर स्टूडेंट्स के लिए जितने भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से तमाम यूनिट्स आपको मेंशन किए गए हैं कि आपने इस 6 मंथ के अंदर अंदर अपने इस कोर्स के तमाम यूनिट्स को कवर करना है। ठीक है। तो ये करिकुलम जो है ये भी आपके लिए क्या है, एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जिसमें आपको स्टेटमेंट दी गई है कि आप लोगों ने अपने इस 6 मंथ ड्यूरेशन के दौरान
आप लोगों ने जो है इस यूनिट को जो है स्टडी करना है, इन सब्जेक्ट्स को आप लोगों ने स्टडी करना है और सीखना है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन सिंपल डिफिनीशन है, इसको अगर आप याद करेंगे तो एमसीक्यूज में जो है आपको यही डिफिनीशन दिया गया होगा और आपसे पूछेंगे कि ये आप इसे क्या कहते हैं, तो वहाँ ऑप्शन में फिर आपको ऑप्शन दिया गया होगा कि ऑब्जेक्टिव या लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो आप लोगों ने लर्निंग ऑब्जेक्टिव पर मार्क कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो गया। मजीद आगे बढ़ते हैं। आल्सो नोन एज लर्निंग ऑब्जेक्टिव को इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम एक तरह की इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। जैसे कि जब मैं लेक्चर स्टार्ट करने वाला था तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप स्टूडेंट्स को बता रहा था कि आज के लेक्चर में हम मंदरजा झेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैंने आपको उस टॉपिक के हवाले से बताया कि इस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे, क्यों इस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे, किस तरह से बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्या की, उस ऑब्जेक्टिव में बता दी। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, मजीद आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव लुक लाइक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव किस तरह से दिखाई देती है। टाइटल क्या है इस यूनिट का, टाइटल इस यूनिट का लर्निंग ऑब्जेक्टिव या टीचिंग ऑब्जेक्टिव है। इस यूनिट का टाइटल लर्निंग ऑब्जेक्टिव या टीचिंग ऑब्जेक्टिव, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, व्हाट डज अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव लुक लाइक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव किस तरह से दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी। तो अगर आपने नोट किया हो तो यूनिट के स्टार्ट में मैंने यही वर्ड, यही सेंटेंस जो है लिखा था कि बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्कस या टू डिफाइन द फॉलोइंग थिंग्स। या इसी तरह से भी आप देख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन लर्नर विल बी एबल टू। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव की पहली सेंटेंस होती है, पहली स्टेटमेंट होती है। और इसके बाद फिर हम उन तमाम टॉपिक्स के हवाले से बताते हैं। यूनिट नंबर 6 है इफ़त, ये हमारे साथ यूनिट नंबर 6 है टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल का। पर्पस ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है ये हम किस मकसद के लिए करते हैं। ठीक है, किस मकसद के लिए हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करते हैं। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर गाइड टू selection of content, development of an instructional strategy, development and selection of instructional material, construction of test and other instrument for assessing and then evaluating the student learning outcome। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है ये असल में हमारे साथ एक गाइडेंस के तौर पर काम करती हैं, क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि जो यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं तो इस यूनिट में हमें क्या क्या चीज़ें जो है पढ़ने को मिलेगी, क्या क्या चीज़ें जो है हमें सीखने को मिलेंगी। तो इस वजह से लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है ये हमें क्या करती है, हमें गाइड करती है। किस तरह से गाइड करती है, ये हमें रहनुमाई देती है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कंटेंट को सेलेक्ट करने में कि हमें कौन सा कंटेंट जो है सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा कंटेंट जो है हमने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो उस कंटेंट को सेलेक्ट करने में हमें क्या करती है, गाइडेंस देती है। इसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, इसी तरह से लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है हमें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी के हवाले से भी क्या करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि स्टूडेंट्स को जो मैं पढ़ाने वाला हूँ तो मेरा पढ़ाने का जो तरीका कार है वो किस तरह का होना चाहिए, मैंने जो है किस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी है लेक्चर के दौरान, जिससे मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से मेरे लेक्चर की समझ आ जाए और वो उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर ले। तो इसमें जो है हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ डेवलपमेंट एंड सेलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ
तो उसको मैंने सेलेक्ट करना है, किस तरह से सेलेक्ट करना है, क्या मैंने सेलेक्ट करना है, तो उसके हवाले से भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव मुझे क्या करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव के ज़रिए हम अपने जो लर्नर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनकी हम असेसमेंट कर सकते हैं, उनसे हम टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने जो पढ़ाया होता है अपने स्टूडेंट को, जो सिखाया होता है, तो उसकी हम इवाल्यूएशन भी करते हैं कि आया हमने जितना स्टूडेंट्स को पढ़ाया सिखाया, आया हमारे स्टूडेंट उसको सीख चुके हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें क्या करती है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव काफ़ी डिटेल के साथ बताती है और हमें इन सारी चीज़ों को, इन सारे टास्क को कंप्लीट करने में हमें क्या करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये पर्पजेस है लर्निंग ऑब्जेक्टिव के। मजीद अगर हम आगे जाए और देखें, अच्छा जी ये तो वही स्लाइड है। मजीद अगर हम आगे जाए, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं इसके हवाले से अब हम बात करेंगे। एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि स्मार्ट स्टैंड फॉरवर्ड, स्मार्ट से क्या आता है, तो एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल या अटेनेबल, आर स्टैंड फॉर रिलेवेंट एंड टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंडेड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसके हवाले से अब मैं आपको डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्टिव की। वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्टिव्स that accurately measures progress toward a goals that are meaningful to other team members or stakeholders. So to fulfilling the above criteria, our objective should be smart, ठीक है। कहते हैं कि हम जो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं या हमें ऑब्जेक्टिव को क्रिएट करने की जो ज़रूरत पड़ती है, तो ये इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, तो इसके ज़रिए फिर हमें एक्यूरेटली पता चलता है कि आया हम अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। और इसी तरह से हमारे जो टीम मेंबर्स है या जो स्टेक होल्डर है वो हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। इसी तरह से अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स पर पूरा उतरने के लिए हमें एक फार्मूला दिया गया है जो कि हमारे साथ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव कहलाता है। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया कि एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से मुराद ये है कि आप अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाने जा रहे हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, तो वो आपके स्टूडेंट्स के सिलेबस के मुताबिक होना चाहिए, उनके कोर्स कंटेंट के मुताबिक होना चाहिए। अगर आप उनके सिलेबस के मुताबिक नहीं पढ़ाएंगे तो वो फिर आपकी क्लास में दिलचस्पी नहीं लेंगे, वो फिर यही सोचेंगे, यही समझेंगे कि सर जो है ये हमें आउट ऑफ सिलेबस जो है पढ़ा रहे हैं, आउट ऑफ कोर्स हमें पढ़ा रहे हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि एग्ज़ाम में भी नहीं आने वाला क्योंकि वो सिलेबस में है ही नहीं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाए और आपके लेक्चर को गौर से सुने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्टूडेंट्स को उनके सिलेबस के मुताबिक जितना भी कंटेंट होता है, जितना भी कोर्स होता है, तो वो कोर्स जो है सेलेक्ट करके उनको क्या करें, उनको प्रेजेंट करें, ताकि वो जो है अपने कोर्स में दिलचस्पी ले और उसमें इंटरेस्ट ले, ताकि उनको जो है फिर किसी किस्म की जो है कंफ्यूजन ना हो, किसी किस्म की परेशानी ना हो। दूसरा जो आपने काम करना है वो क्या है, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल। मेजरेबल से मुराद ये है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है, आपके जो गोल्स है, वो ऐसे होने चाहिए कि उसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, मतलब उसके बारे में आपको पता हो कि हाँ ये काम जो है मैं कर सकता हूँ, हाँ ये काम जो है स्पेसिफिक लिमिट तक है, इसको करने में मेरे स्टूडेंट जो है वो बोरियत का शिकार नहीं होंगे, वो बोर नहीं होंगे। मतलब ये है कि आपकी जो लेक्चर है वो इतनी होनी चाहिए कि उससे आपके स्टूडेंट जो है वो हिचकिचाहट का शिकार ना हो या वो जो है बोरियत का शिकार ना हो, बल्कि वो पूरे लेक्चर के दौरान आपके साथ जो है वो कदम पर कदम जो है वो आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो इससे आपका जो लेक्चर है वो बहुत क्या होगा, इफ़ेक्टिव होगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा आसानी से चीज़ों को सीखेंगे। तीसरा हमारे साथ ए है, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल या अटेनेबल।
अचीवेबल या अटेनेबल से मुराद ये है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो ऐसे होने चाहिए कि उसको हासिल करना, उसको अचीव करना आसान हो, ठीक है, मतलब मुमकिन हो। ऐसे टास्क नहीं होने चाहिए, ऐसे गोल्स नहीं होने चाहिए जिसको कंप्लीट करना, जिसको मुकम्मल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो और बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट के लिए दुश्वारी का सबब बने। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीवेबल होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आर स्टैंड फॉर रिलेवेंट, वही बात है कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो क्या हो, आपके कोर्स सिलेबस के मुताबिक हो, ठीक है, उससे रिलेवेंट हो, उससे रिलेटेड हो, आउट ऑफ कोर्स ना हो। इसके साथ साथ टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंडेड। टाइम बाउंडेड से मुराद ये है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर मुश्तमिल हो, खास टाइम के लिए जो है आप अपने स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव दे रहे हो, और उस ऑब्जेक्टिव को आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ख़त्म करते हो। जैसे कि मैं अभी आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो इस लेक्चर का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि इंशाल्लाह हम इस लेक्चर को 1 घंटे के अंदर अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में जो है थोड़ी सी खुशी जो है वो पैदा हुई होगी कि चले आज का लेक्चर जो है इतना लेंथी नहीं होगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। और स्पेसिफिक से यहाँ पर ये भी मुराद है कि आप अपने लेक्चर में ऐसे कंटेंट को शामिल करें जो कि बहुत ज़्यादा ख़ास हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पर मुश्तमिल हो, फैक्चुअल हो, ठीक है, हकीकत पर मबनी हो, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो जो कि स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हो। तो स्पेसिफिक से आप ये भी मुराद ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, इसको हम स्मार्ट ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ जो है पूरे लेक्चर के दौरान अपने साथ जो है रख सकते हैं, और उनको जो है लेक्चर के दौरान पार्टिसिपेट इन्वॉल्व उनको अपने साथ रख सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ेंगे। स्पेसिफिक, यहाँ पर अब हम सबसे पहले स्मार्ट ऑब्जेक्टिव के एस के हवाले से बात करेंगे, विच मीन्स स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से क्या मुराद है, ऑब्जेक्टिव शुड बी वेल डिफाइंड एंड क्लियर टू अदर टीम मेंबर्स एंड टू स्टेक होल्डर्स हु आल्सो अंडरस्टैंड द प्रोग्राम और प्लान व्हाट हु एंड हाउ, ठीक है। आपके जो ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो ऐसे होने चाहिए कि उसके बारे में आपके जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं या आपके जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनको भी आसानी से समझ आ जाए कि हमने जो प्लानिंग की है तो वो प्लानिंग क्या है, या हमने जो प्रोग्राम किया है तो उस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों के बारे में जो है आपके जो टीम मेंबर और जो स्टेक होल्डर है वो आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर दे, ठीक है। तो स्पेसिफिक होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एट द एंड ऑफ दिस सेशन hand hygiene will be learned. uh, INS Institute of Nursing Science will arrange training session for students to learn steps of hand hygiene, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि यहाँ पर एक स्पेसिफिकली एक टर्म जो है यूज़ किया गया है कि हैंड हाइजीन वेल बी लर्न, के हाथों की सफाई के हवाले से जो है हम सीखने की कोशिश करेंगे और हाथों की सफाई के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम अपने हाथों को साफ सुथरा रख सकते हैं, जर्म फ्री रख सकते हैं। इसी तरह से अगर दूसरे स्टेटमेंट को देखें कि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस INS, अच्छा जी, विल अरेंज ट्रेनिंग सेशन, कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग सेशन जो है अरेंज करेंगे, जिसमें वो स्टूडेंट्स को सिखाएंगे हैंड हाइजीन के जो मुख्तलिफ स्टेप्स है, ठीक है, जिसके ज़रिए हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ किया जाता है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक स्पेसिफिक टर्म्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफिक रखने हैं। दूसरे नंबर पर आपके साथ आता है एम। एम स्टैंड फॉर मेजरेबल। मेजरेबल से क्या मुराद है, शो सक्सेस और इम्पैक्ट ओवर टाइम। इट इज़ द नंबर परसेंट और सम स्टैंडर्ड यूनिट टू एक्सप्रेस हाउ यू आर डूइंग एट अचीविंग द गोल और आउटकम, ठीक है। मेजरेबल से मुराद ये है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है ये ऐसे होने चाहिए जिससे आपको पता चलता हो, जिससे आपको जो है महसूस होता हो कि मैंने जो प्लानिंग की है, मैंने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो इसको हासिल करना आसान है या इसको अचीव करना जो है मेरे लिए आसान है अगर इस पर हम प्रॉपर तरीके से काम करें। तो मेजरेबल से मुराद ये है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव हो
वो मेजरेबल हो, मतलब उस पर अमल करना, उस पर काम करना सब स्टूडेंट्स के लिए जो है आसान हो। ठीक है। टारगेट, टारगेट से क्या मुराद है? द डिजायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस यू वांट टू सी द रिप्रेजेंट डेट रिप्रेजेंट सक्सेस। ठीक है। टारगेट से मुराद ये है कि ये आपका वो लेवल होता है या आपकी वो स्टेटस होती है जिसके बारे में आप क्या कर रहे होते हैं, आप प्लानिंग कर रहे होते हैं कि इंशाल्लाह मैंने इस टारगेट को जो है अचीव करना है या अपनी मंजिल तक जो है पहुंचना है। तो टारगेट से मुराद आपका जो मंजिल होता है जिसके लिए आप अपने परफॉर्मेंस जो है बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? टारगेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, Institute of Nursing Science will offer training opportunities resulting in third and fourth year students to learn steps of hand hygiene। ठीक है। कहता है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस है तो वो थर्ड और फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ट्रेनिंग के मौके फराहम करेंगे जिसके ज़रिए वो हैंड हाइजीन के जो मुख्तलिफ स्टेप्स है उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है? ये हमारे साथ एक टारगेट है। ठीक है। जिसमें हमने अपने स्टूडेंट्स को हैंड हाइजीन के जो स्टेप्स है वो सिखाने हैं। ठीक है। तो इसी तरह से इसको हम क्या कहेंगे? मेजरेबल कहेंगे। इसी तरह से फिर आपके पास नेक्स्ट जो आता है वो है ए स्टैंड फॉर अचीवेबल। Objective should be within reach for your team or program considering available resources, knowledge and time। ठीक है। अचीवेबल से मुराद ये है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है तो उसी रिसोर्सेज, उसी नॉलेज और उसी टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने जो ऑब्जेक्टिव है, आपने जो प्लानिंग की है, आपने जो गोल सेट किए हैं तो उस गोल को आप अपने मौजूदा रिसोर्सेज के बेस पर उसको हासिल करने के काबिल हो, हासिल करने की काबिलियत आप में मौजूद हो। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम अचीवेबल कहेंगे। ठीक है। जिसको आप आसानी से एक ख़ास टाइम पीरियड में अपने मौजूदा रिसोर्सेज और नॉलेज के बेस पर उसको हासिल करने के काबिल हो, तो ऐसे प्लान को फिर हम अचीवेबल प्लान कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड सपोर्ट स्टाफ इन वन डे। ठीक है। कि तमाम स्टूडेंट्स को क्या करेंगे? ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और एक दिन के लिए स्टाफ को फिर वो क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ओनली थर्ड एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे साथ क्या है? अचीवेबल प्लानिंग है जिसको हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर। किसी किस्म की कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है? नहीं सर। ओके जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। रिलेवेंट, रिलेवेंट की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव शुड अलाइन विद अ कॉरेस्पॉन्डिंग गोल्स। ठीक है। कंसीडर इफ एंड हाउ सक्सेसफुली कंप्लीटिंग एन ऑब्जेक्टिव विल बी रिलेवेंट टू अचीविंग द गोल। रिलेवेंट के हवाले से जैसे कि स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि रिलेवेंट से मुराद ये है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके सलेबस के मुताबिक होने चाहिए, आपके कोर्स कंटेंट के मुताबिक होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके कोर्स कंटेंट के मुताबिक नहीं होंगे तो इससे फिर स्टूडेंट जो है आपके लेक्चर में दिलचस्पी नहीं लेंगे, ना ही वो फिर आपको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड देंगे, क्योंकि वो लोग यही समझेंगे कि सर जो है ये हमें आउट ऑफ कोर्स पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसको सुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट जो है आपकी बात को गौर से सुने, आपके लेक्चर को गौर से सुने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्टूडेंट्स को वही नॉलेज, वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो कि उनके कोर्स के मुताबिक हो, जो कि उनके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन किया गया हो। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम रिलेवेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, those will be include who has not attend training before। ठीक है। इसी तरह से द स्टूडेंट हु ऑलरेडी गोटन ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड एडवांस ट्रेनिंग। कहते हैं पहले स्टेटमेंट में कहते हैं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले ट्रेनिंग हासिल ना की हो तो उनको हम ट्रेनिंग में क्या करेंगे? उनको हम ट्रेनिंग में शामिल करेंगे। दूसरे स्टेटमेंट में आपको यही बताया गया है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले ट्रेनिंग ली थी उनको हम मज़ीद एडवांस ट्रेनिंग देंगे। तो ये क्या है? ये एक रिलेवेंट टॉपिक है ट्रेनिंग के हवाले से। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है? अपने ऑब्जेक्टिव को स्मार्ट रखना है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे फिर टी की तरफ। टी किसे कहते हैं? टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। ठीक है। Objectives should be achievable within a specific time frame that is not so soon as to
prevent success or so far a way to encourage procrastination. For example, institute will provide training to only third and fourth year students within 1 week. मतलब ये है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है, आपकी जो प्लानिंग है, ये टाइम बाउंडेड होने चाहिए। मतलब ये है कि हर एक काम के लिए जो है आप लोगों ने टाइम मुकर्रर किया हो कि हमने ये काम इस टाइम से शुरू करना है और इतने टाइम में हमने अपने काम को ख़त्म करना है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव कहेंगे। तो इस तरह से फिर हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि हम जो काम कर रहे हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है। तो इस तरह से फिर हर एक स्टूडेंट उसको देखकर फिर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और किसी भी स्टूडेंट का जो टाइम है वो ज़ाया नहीं होगा। तो ये हमारे साथ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स के बेसिक टर्म्स थे जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स को बताए। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव यूजिंग ब्लूम टेक्सोनोमी। ब्लूम टेक्सोनोमी को यूज़ करते हुए किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो बना सकते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनोमी का अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ब्लूम टेक्सोनोमी को पब्लिश करने का जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं तो सब स्टूडेंट्स की जो सोचने समझने की सलाहियतें होती है तो वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो बेंजामिन ब्लूम थे उन्होंने अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलकर एक ऐसी मॉडल पेश की थी जिसमें तमाम स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एक मेथड जो है वो पेश किया था जिसको अगर टीचर्स जो है या ट्रेनर फॉलो करते हैं तो हर तरह के स्टूडेंट फिर उसको आसानी से अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आसानी से वो चीज़ों को लर्न कर सकेंगे। तो इसमें पहला जो हमारे साथ डोमेन था वो हमारे साथ क्या था? कॉग्निटिव डोमेन था। तो डिफाइन टर्म्स मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी। सर इसमें ब्लूम टेक्नोलॉजी का ये कॉग्निटिव और अफेक्शन और साइकोमोटर तीनों को हम डिस्कस करेंगे। जी जी, अभी हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, जितने भी है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बेस पर हम ऑब्जेक्टिव्स अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की जो सोचने समझने की लेवल है उसको कंसीडर करते हुए किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। सही है। ठीक है सर। ओके, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी वर्ड कॉग्निटिव आ जाए आप लोगों ने समझ जाना है कि इसकी जो बुनियाद है वो हमारे सोचने समझने, हमारे थिंकिंग एबिलिटीज, हमारे ब्रेन के जितने भी फंक्शन है उसके हवाले से बात हो रही है कॉग्निटिव में। सो डिफाइन टर्म मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी, बॉडी अलाइनमेंट एंड बॉडी मैकेनिक्स। ठीक है, इसी तरह से डिस्कस द बेनिफिट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, apply nursing process for altered respiratory and cardiovascular system, differentiate between medical and surgical asepsis। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो टर्म मोबिलिटी से क्या मुराद है? मोबिलिटी से मुराद हरकत करना है। इसी तरह से फिर जॉइंट मोबिलिटी से क्या मुराद है? जॉइंट मोबिलिटी से जोड़ों के हरकत, मतलब जोड़ों के जो हरकत होते हैं, ठीक है, जॉइंट्स जो जिसे हम जॉइंट्स कहते हैं। तो इसके हवाले से हम क्या करेंगे? जॉइंट मोबिलिटी को डिफाइन करेंगे। बॉडी अलाइनमेंट से क्या मुराद है? बॉडी अलाइनमेंट से मुराद ये है कि आपकी पूरी बॉडी के पार्ट जो है वो प्रोपोर्शन में हो, बराबर हो। मतलब ऐसा ना होना चाहिए कि एक हाथ जो है ज़्यादा लंबा हो, दूसरा हाथ जो है थोड़ा सा शॉर्ट हो। तो इसको हम बॉडी अलाइनमेंट नहीं कह सकते। बॉडी अलाइनमेंट से मुराद कि आपकी पूरी 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 बॉडी पार्ट जो है वो प्रोपोर्शन में हो। और बॉडी मैकेनिक से मुराद ये है कि बॉडी किस तरह से काम करती है, किस तरह से मूवमेंट करती है। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से हम इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। इसके अलावा फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको बताया गया है कि एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या है। तो एक्टिविटी और एक्सरसाइज को अगर आप देखें तो ये आपकी बॉडी से रिलेटेड है, आपकी मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी, बॉडी अलाइनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके फ़ायदों के हवाले से आपसे पूछ रहे। फिर आपको कहा गया है कि रिस्पायरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जब चेंजेस आ जाए तो इसके लिए हम नर्सिंग प्रोसेस किस तरह से अप्लाई करेंगे। ज़ाहिरी बात है आपकी रिस्पायरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जब चेंजेस आएंगे तो इसकी वजह से फिर आप अपने रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज है उसको फिर आसानी से नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से अगर आप देखें तो
इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जो है कनेक्शन मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस से क्या मुराद है, तो इसके इसके दरमियान क्या डिफरेंसेस है, तो ये हमारे साथ क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव हो गया, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम ज़्यादातर क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट्स के जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारे साथ कंसेप्चुअल टॉपिक्स है। कॉग्निटिव से मुराद ये है कि इसमें हम स्टूडेंट्स की कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फिर इफेक्टिव से अगर हम इफेक्टिव के हवाले से बात करें, तो इफेक्टिव के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव में हम किसी भी इंडिविजुअल की जो फीलिंग्स होते हैं, जो इमोशन होते हैं, जो एटीट्यूड होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, उसके हवाले से बात करते हैं। तो रिस्पेक्ट पेशेंट नीड्स एंड कंसर्न ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ पेशेंट इन द यूनिट। यूनिट में जब आप पेशेंट की एडमिशन कर रहे हो, तो एडमिशन के दौरान आप अपने पेशेंट की जो नीड्स है, ज़रूरियात है, और उनकी जो कंसर्न है, तो उसका आप लोगों ने रिस्पेक्ट करना है, उसका आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। इसी तरह से फॉलो द प्रोफेशनल नॉर्म्स व्हाइल गिविंग बाथ टू द पेशेंट ऑन बेड। जब आप अपने पेशेंट को बेड पर ही बात दे रहे हो, तो इस दौरान आपने अपने जो प्रोफेशनल नॉर्म्स है, तौर तरीके हैं, जो कानून व कवायद है, उसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इसको अगर आप देखें, तो ये आपकी पेशेंट की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो डिग्निटी है, उससे बहुत ज़्यादा जो है कंसर्न करती है। क्योंकि अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो इससे आपके जो पेशेंट है वो बुरा फील करेंगे, उनकी जो एक्सपीरियंस है वो बुरी होंगी, वो जो है होपलेसनेस का शिकार होंगे, वो हेल्पलेसनेस का शिकार होंगे, और इस तरह से वो फिर बहुत बुरी तरह से उनकी जो परसेप्शन है, जो फीलिंग है, वो नर्सिस स्टाफ के हवाले से होंगी। तो ये अगर आप देखें, तो इसका ताल्लुक जो है आपके इंडिविजुअल की फीलिंग से है, उनके एटीट्यूड, उनके वैल्यूज से है, ठीक है। तो ये आपका इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो गए कि किस तरह से इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। साइकोमोटर की अगर हम बात करें, तो परफॉर्म हेल्थ टीचिंग एट द क्लिनिकल साइट, या डिमॉन्स्ट्रेट टू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट पेशेंट। मतलब यह है पहले स्टेटमेंट की कि क्लिनिकल साइट पर आप किस तरह से अपने जो पेशेंट हैं उनको हेल्थ के हवाले से टीच कर सकते हैं, उनको आप हेल्थ के हवाले से एजुकेशन दे सकते हैं कि हेल्थ किसे कहते हैं, अपने हेल्थ को आप लोगों ने किस तरह से जो है मेंटेन रखनी है। इसी तरह से आप किस तरह, तो क्लिनिकल साइट में आप किस तरह से अपने पेशेंट को टीच कर सकते हैं, सेहत के हवाले से आप उनको एजुकेशन दे सकते हैं, तो वो आप लोगों ने परफॉर्म करके उनको बताना होता है, ठीक है, उनको आपने समझाना होता है, सिखाना होता है। इसी तरह से डिमॉन्स्ट्रेट टू मेजर द ब्लड प्रेशर, किस तरह से पेशेंट की ब्लड प्रेशर जो है आपने मेजर करना है। तो दूसरे उनके अटेंडेंट को सिखाने के लिए आप क्या करते हैं, बताते खुद उसको परफॉर्म करके पेशेंट के साथ जो दूसरे अटेंडेंट आए हुए होते हैं, तो उनको आप सिखाते हैं कि घर में आपने पेशेंट के ब्लड प्रेशर को किस तरह से चेक करना है, किस तरह से मेजर करना है। तो ये हमारे साथ साइकोमोटर में आ गई, क्योंकि इसमें जो पेशेंट है या जो इंडिविजुअल होते हैं, वो बताते खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करके क्या करते हैं, अपने जो लर्नर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सिखाते हैं, उनको टीच करते हैं। इसी तरह से, अच्छा जी, ये तो ख़त्म हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आज यूनिट नंबर 6, टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल के यूनिट नंबर 6, लर्निंग ऑब्जेक्टिव या टीचिंग ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से, तो आप स्टूडेंट पूछ सकते हैं।